Good morning, students. In our previous lecture, we study about the basic assumptions of Werner's coordination theory and also discuss some of its compounds. Now, today we study how Werner's help in predicting the isomers in different geometries. कि जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन थ्योरी है, इसकी हेल्प से जो है हम आइसोमर्स को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं. अब देखो, जब हमने वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ी थी, उसका एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि हमारे पास जो है टोटल 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी बताती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मेटल की, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो बताती है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में. और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इट हेल्प इन डिटर्मिनिंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. अब यहाँ पे जो है वर्नर्स ने एक्सप्लेन की थी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट को हम बताने के लिए, और उससे जो है नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे वो प्रिडिक्ट किए थे. अब बेसिकली हमारे पास आइसोमर्स होते क्या हैं. अगर मैं बात करूँ आइसोमर्स, दे आर द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. यही होते हैं ना आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. जब वर्नर्स की कोऑर्डिनेशन थ्योरी आई थी उस टाइम पे जो है हमारे पास जो अब मॉडर्न्स मेथड है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के, लाइक एक्सरे मेथड है या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, उस टाइम पे वो टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी. तो वर्नर्स ने क्या किया था कि जो हमारे पास नॉन आइसोमर्स हैं उनको कंपेयर किया था कि जो थ्योरेटिकली पॉसिबल आइसोमर्स की जो उसने थ्योरेटिकली वैल्यू कैलकुलेट की थी वो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू से मैच करती है या फिर नहीं. अब जैसे अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, अगर मेरे पास जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इस केस में टोटल 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं. कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज प्लेनर हेक्सागन, ट्रायगोनल प्रिज्म एंड ऑक्टाहेड्रल. कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए मेरे पास बेसिकली ये 3 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या तो प्लेनर हेक्सागन हो, ट्रायगोनल प्रिज्म हो या फिर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो. प्लेनर हेक्सागन कैसे हो गया, मेटल सेंटर में प्रेजेंट होगा और टोटल 6 लिगेंड्स होंगे इन प्लेन, 1 2 3 4 5 एंड 6. इस तरीके से ये हो जाएगा प्लेनर हेक्सागन. सिमिलर वे में ट्रायगोनल प्रिज्म में भी क्या है, सेंटर में एक मेटल प्रेजेंट है, एक यहाँ पे होगा, इस तरीके से 1 एक लिगेंड यहाँ पे होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th एंड 6. ये हो जाएगा ट्रायगोनल प्रिज्म स्ट्रक्चर. इसी में ऑक्टाहेड्रल, अलोंग एक्स एक्सिस 2, वाई एक्सिस 2 लिगेंड्स एंड जेड एक्सिस 2 लिगेंड, 1 2 3 4 5 एंड 6. की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो है बेसिकली मेरे पास ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो हैं हो सकते हैं. इस तरीके से. बट अगर मैं जो है इसके इन तीनों ही ज्योमेट्री में क्या है कि 6 के 6 जो लिगेंड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस है, मेटल से इक्वल डिस्टेंस से प्रेजेंट है. अब अगर मैं इन थ्योरेटिकली पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है कंपेयर करूँ उसको एक्सपेरिमेंटल से, तो जैसे मैं कोई एग्जांपल लेके चलती हूँ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में, लाइक मेरे पास ये है कोबाल्ट NH3 4Cl2. अब इस केस में क्या है कि इस वाले कंपाउंड की अगर मैं एक्सपेरिमेंटली स्ट्रक्चर्स आइसोलेट करूँ तो मेरे पास जो है 2 पॉसिबल आइसोमर्स आते हैं कि ये जो कंपाउंड होगा इसके टोटल जो है 2 आइसोमर्स होंगे. बट जो मैंने 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे, अगर मैं इनके आइसोमर्स ड्रॉन करूँ, जैसे फर्स्ट वाला ये प्लेनर हेक्सागन, एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया इसका, और किस तरीके से हो सकता है, जैसे कोबाल्ट, यहाँ पे हमने क्लोरीन लगाया हुआ है और एक क्लोरीन यहाँ पे लगाया हुआ है, बाकी 4 पोजीशन पे NH3. ऐसे हो सकते हैं का आइसोमर. सेकंड ये हो सकता है कि दोनों, एक क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट हो, यहाँ पे NH3 आ जाए और सेकंड क्लोरीन यहाँ पे लगाओ. ये भी आइसोमर्स हो सकते हैं. आइसोमर्स में है तो यही ना सेम कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होंगे. या फिर क्लोरीन दोनों के दोनों आपस में ट्रांसपोजिशन पे हों, NH3 NH3 NH3
एंड NH3। तो अब प्लेनर हेक्सागन के लिए जो है बेसिकली मेरे पास टोटल 3 आइसोमर्स हो सकते हैं, मतलब कि, और एक्चुअल में इसके अगर हम आइसोलेट कर रहे हैं कितने आ रहे हैं, 2 आइसोमर्स आ रहे हैं। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए प्लेनर हेक्सागन तो नहीं होगा इसका स्ट्रक्चर। अब मैं सेकेंड वाले को देखूँ अगर ट्राइगोनल प्रिज्म को, दो क्लोरीन यहाँ पे लगा दे पहले केस में NH3, बाकी चारों पोजीशन पे NH3। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, या फिर अब इधर ले आऊँ उस वाले क्लोरीन को भी, बाकी जगह NH3। और एक NH3 यहाँ पे आ जाए, ये भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। और कोई इसी तरीके से सेंटर में कोबाल्ट, एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे NH3। एक क्लोरीन की पोजीशन को मैंने फिक्स रखा है, बाकी जो सेकंड वाली क्लोरीन है बस उसकी पोजीशन को रोटेट कर रही हूँ बार बार। यहाँ पे आ जाए क्लोरीन और यहाँ पे आ जाए NH3। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो फिर से इस वाले केस में भी क्या मेरे पास टोटल 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, बट एक्चुअल में कितने स्ट्रक्चर आइसोलेट हो रहे हैं, 2 आइसोमर्स हो रहे हैं इसके, तो ये भी नहीं होगा। अब मैं थर्ड वाले की बात करती हूँ, ऑक्टाहेड्रल की। पहले दोनों को सिस पोजीशन पे लगा रहे हैं पास पास, NH3 NH3 NH3। एक स्ट्रक्चर ये हो सकती है, या फिर अभी तो मैंने सिस लगाया दोनों क्लोरीन को, अब दोनों को ही ट्रांस कर दूँ जेड एक्सिस के लोंग, NH3 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 NH3। अब देखो और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर है, हमारे पास 2 क्लोरीन थे, या तो दोनों को हम सिस लगा सकते हैं, इसको यहाँ पे लगाऊँ या फिर यहाँ पे लगाऊँ, तो एक ही बात है, वो आइसोमर्स तो नहीं हुए डिफरेंट। तो दोनों जो क्लोरीन है मेरे पास, या तो मैं उन दोनों को सिस पोजीशन पे लगा सकती हूँ या फिर दोनों को ट्रांस पोजीशन पे लगा सकती हूँ। तो मेरे पास ऑक्टाहेड्रल के लिए सिर्फ 2 पॉसिबल आइसोमर्स आ रहे हैं, एंड एक्चुअल में भी इस स्ट्रक्चर के क्या है, 2 ही आइसोमर्स हैं। दैट मीन्स कि इन तीनों में से एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो इस वे में जो है वर्नर थ्योरी की हेल्प से जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स, कि किसी स्ट्रक्चर के लिए किसी कंपाउंड के लिए कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और फिर उसको जो है हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है आइसोलेट हुए उसके साथ कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो हैं उसके होंगे। ओके, अब ये तो थी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात। ऐसे ही अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मेरे पास टोटल 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या तो होगा स्क्वायर प्लेनर, फर्स्ट वन स्क्वायर प्लेनर, और सेकंड कौन सा हो सकता है, टेट्राहेड्रल। अब देखो ऐसे ही कोई कॉम्प्लेक्स ले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, प्लेटिनम NH3 Cl2। अब यहाँ पे वर्नर ने क्या प्रपोज किया था कि अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं, सिस एंड ट्रांस वाले। तो उसका मतलब क्या है कि ये चारों के चारों जो लिगेंड्स हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली प्लेनर होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर। बिकॉज स्क्वायर प्लेनर में क्या होते हैं, चारों के चारों जो लिगेंड्स होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। लाइक जैसे ये है मेरे पास क्लोरीन क्लोरीन NH3 NH3, इसमें दोनों सेम साइड पे क्लोरीन, ये हो जाएगा सिस। और अगर दोनों को ट्रांस पोजीशन पे लगा देंगे अपोजिट टू ईच अदर, ये हो जाएगा ट्रांस NH3 NH3। कि अगर मेरे पास इस कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो कब होंगे, जब चारों के चारों लिगेंड जो है एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर होना चाहिए कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर।
ठीक है। और वर्नर ने जो है एक्चुअल में इसका जो स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया था, आइसोलेट केस थी, उसमें जो है हमारे पास 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ रहे थे इस कंपाउंड के लिए। दैट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो ये वाला कंपाउंड है मेरे पास प्लेटिनम NH3 इसका जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, बिकॉज टेट्राहेड्रल के केस में तो सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है ना, क्योंकि उसमें तो चारों के चारों जो पोजीशंस होती है टेट्राहेड्रल मेरे पास इस तरीके से सारी की सारी पोजीशन एडजेसेंट होती है। इस केस में तो ओनली 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा। तो दैट मीन्स क्या होगा कि अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर है तो इसकी कौन सा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। और अगर ये स्ट्रक्चर एसिमेट्रिक हो तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो जाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे, लाइक Ma2B2 इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, दोनों के दोनों दो लिगेंड का पेयर इस तरीके से लगा हुआ है, A एंड B, A और B। तो इसके जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी ऑप्टिकल आइसोमर्स भी पॉसिबल है, AB A एंड B। इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है वर्नर्स थ्योरी की, पहले हमने इसकी बेसिक एजम्पशंस पे ये पढ़े, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन पढ़े, और अब क्या कि जो नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं वो हम इस थ्योरी की हेल्प से जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आगे आती है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। वेरीफाइड करें कि जो वर्नर्स थ्योरी जो प्रिडिक्ट कर रही है ये सब जो है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर वर्नर्स थ्योरी। अब देखो फर्स्ट एविडेंस क्या है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन डाटा कि कितने नंबर ऑफ किसी कॉम्प्लेक्स के कितने नंबर ऑफ आयंस फॉर्म हो रहे हैं सॉल्यूशन में, उसको जो है हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की हेल्प से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अब देखो जैसे मेरे पास सपोज ये कॉम्प्लेक्स है COCl3.6NH3 एंड सेकेंड वन इज COCl3.5NH3। अगर हम इन दोनों की रिएक्शन करें AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, AgCl बन जाएगा। और इसमें कितने हैं, जितना AgCl बन रहा है वो 3 क्लोराइड आयंस की वजह से। और इस केस में जो AgCl है इट कोरस्पॉन्ड टू 2 क्लोराइड आयन। कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो AgCl फॉर्म हो रहा है पर मोल ऑफ द कंपाउंड, उससे जो है नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कितना AgCl बना पर मोल ऑफ द कंपाउंड, उससे टोटल हमें क्या पता चल रहा है कि 3 क्लोराइड आयंस यहाँ पे जो है आयनाइज हो रहे हैं। सिमिलर वे में इस वाली रिएक्शन में टोटल 2 क्लोराइड आयंस जो है हमारे पास आयनाइज हो रहे हैं। तो इससे जो है हमें पता चल सकता है कि कितने जो क्लोरीन है वो आयनाइजेबल होंगे और कितने जो है नॉन आयनाइजेबल होंगे। जैसे इस वाली रिएक्शन में टोटल 3 क्लोरीन से तीनों के तीनों आयनाइजेबल है, बट इस वाले केस में 2 क्लोरीन्स जो है आयनाइजेबल है और जो 1 क्लोरीन है वो क्या है, नॉन आयनाइजेबल है। तो इस तरीके से जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की हेल्प से जो है AgCl के मेरे पास वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, कितने अमाउंट उनका फॉर्म हुआ है पर मोल ऑफ द कंपाउंड, उससे जो है हम नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, कितने क्लोराइड आयंस आयनाइजेबल हैं वो जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। सेकंड मेथड आता है फ्रॉम कंडक्टेंस मेजरमेंट। फ्रॉम कंडक्टेंस मेजरमेंट। अब अगर हमारे पास जो मोलर कंडक्टेंस होती है ये लैम्डा m, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये पता हो हमें मोलर कंडक्टेंस, उससे जो है हम एस्टीमेट लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ आयंस जो है वो प्रोड्यूस होंगे सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, अगर यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल लाइक NaCl ले लो। इस केस में जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होती है लैम्डा m, ये होती है नियर अबाउट 100 to 150 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। ये है यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के केस में। और अगर मैं बात करूं बाय यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट या फिर यूनी बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, यूनी बाइवेलेंट, या तो बाई यूनिवेलेंट हो या फिर यूनी बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो। फॉर एग्जांपल बाई यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट बेरियम क्लोराइड, ऐसे ही यूनी बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लो Na2SO4,
इस केस में जो लैम्डा एम की मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो लाई करती है 200 टू 250 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स की रेंज में। अब इसकी हेल्प से जो है हमें ये वैल्यू पता है यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू इस रेंज में लाई करती है, बाई यूनिवैलेंट या फिर बायोवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू जो है इस रेंज में हेल्प करती है। तो मेरे पास जो है मोलर कंडक्टेंस की हेल्प से जो है हम नंबर ऑफ आयंस को जो है एस्टिमेट कर सकते हैं। किस तरीके से? लाइक फॉर एग्जाम्पल पिछले वाला एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं कि मेरे पास जो है ये है COCl3.4NH3 कॉम्प्लेक्स है। इसकी जो अगर हम मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट करते हैं लैम्डा एम, इसकी वैल्यू आती है 102 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखो यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ये वैल्यू थी वो 100 टू 150 के बीच में थी और ये वैल्यू वही आ रही है COCl3 के लिए। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो मेरे पास ये है इसके अंदर क्या होंगे, 2 आयंस प्रेजेंट होंगे। यूनिवैलेंट में हमारे पास 2 आयंस है, इसमें भी क्या होगा, टोटल 2 आयंस प्रेजेंट होंगे, CONH3 4Cl2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सिमिलर वे में COCl3.5NH3, इसकी अगर हम मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू होती है 262 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये जो वैल्यू है ये किसके बीच में लाई कर रही है, बाय यूनिवैलेंट या फिर बायोवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट की। दैट मीन्स इस केस में क्या होगा, टोटल 3 आयंस प्रेजेंट होंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने जो आयंस हैं यहाँ पे आयनाइजेबल होंगे और कितने जो है नॉन आयनाइजेबल होंगे। टोटल 3 आयंस, 2 ये और 1 ये, तो यहाँ पे जो है 3 आयंस प्रेजेंट होंगे। ओके तो जो मोलर कंडक्टेंस है इससे जो है हम नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे सॉल्यूशन में उसका जो है फाइंड आउट कर सकते हैं उसको। अब थर्ड बात करूँ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की, नंबर ऑफ आइसोमर्स। अब वर्नर्स थ्योरी ने जो है कि नंबर ऑफ कितने पॉसिबल आइसोमर्स होंगे डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, उसको जो है कंपेयर किया था थियोरेटिकल पॉसिबल आइसोमर्स के साथ। अब जैसे मेरे पास यही है CONH3 4Cl2, इसको जो है हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी क्यों है, बिकॉज इसके जो है थ्योरेटिकली भी 2 आइसोमर्स हैं और अगर मैं एक्सपेरिमेंटली इसको कैलकुलेट करूँ उस केस में भी जो है मेरे पास 2 ही आइसोमर्स आते हैं। तो इस वे में जो है कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं उससे जो है हम इसकी ज्योमेट्री की कौन सी ज्योमेट्री है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सिमिलर वे में ये वाला जो कॉम्प्लेक्स था अभी प्लेटिनम NH3 2Cl2, इसको हमने क्या कहा था कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। क्यों? क्योंकि इसके स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री क्यों है, बिकॉज यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, सारों के चारों लिगेंड जो है एक ही प्लेन में होने चाहिए, सीस एंड ट्रांस। और अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली आइसोलेट करते हैं तो हमारे पास जो है इसके सीस एंड ट्रांस 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो फॉर्म होते हैं। ओके तो इस वे में जो है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी की हेल्प से जो है हम कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे वो सब जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब आगे नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स एंड चिलेट्स। अब देखो मैं बात करूँ लिगेंड्स की बात करते पहले, मेरे पास जो लिगेंड मोनोडेंटेट लिगेंड भी होते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और आगे ट्राइडेंटेट। सिमिलर में बात करती हूँ पॉलीडेंटेट की। अब इनका मतलब क्या है, डेंटेट लिगेंड मोनोडेंटेट, डेंटिसिटी का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ डोनर्स एटम प्रेजेंट हैं उस लिगेंड में, नंबर ऑफ डोनर एटम। मोनो मीन्स 1, इस केस में क्या होगा 1 डोनर एटम प्रेजेंट होगा। लाइक फॉर एग्जांपल H2O हुआ, NH3 है। इन केस में, इस वाले केस में नाइट्रोजन है डोनर एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इन लिगेंड्स को हम बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। सिमिलर वे में बाइडेंटेट लिगेंड मीन्स नंबर ऑफ जो डोनर एटम्स होंगे वो 2 प्रेजेंट होंगे, लाइक EN2 इथाइलिन डायमीन। क्लियर? इसी तरीके से ट्राइडेंटेट लिगेंड मीन्स जिसमें 3 नंबर ऑफ डोनर एटम्स होंगे, 4 है तो मतलब कि 4 डोनर एटम्स होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मेरे पास कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड है या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड है, वो अटैच होता है 2 और मोर डोनर के साथ। अगर बाइडेंटेट है तो 2 डोनर लिगेंड्स होंगे, एटम्स होंगे, पॉलीडेंटेट है तो मोर डोनर एटम्स होंगे, सेम सेंट्रल लाइन के साथ अटैच होते हैं और वहाँ पे जो है एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। उस लिगेंड को हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। क्या कहा मैंने, व्हेन ए बाइडेंटेट और polydentate ligand
is attached by bidentate है तो 2 और polydentate है तो more donor atom एक ही मेटल के साथ टू द सेम सेंट्रल मेटल आयन फॉर्मिंग ए रिंग स्ट्रक्चर। कि बाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड सेम सेंट्रल मेटल आयन के साथ एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस लिगेंड को हम बोलते हैं, लिगेंड इज कॉल्ड एज चिलेटिंग लिगेंड। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है उसे बोलेंगे चिलेट, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चिलेशन। क्लियर हुआ कि मेरे पास कोई भी बाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड है और अपने 2 और मोर डोनर एटम का जो है सेम सेंट्रल आयन के साथ कंबाइन हो जाए और हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो तो उसे हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लिगेंड है EN2, इसका मतलब क्या है, इथाइलिन डाइअमीन। ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, CH2 CH2 NH2 NH2, ये है लिगेंड। इस लिगेंड को हम बोलेंगे बाइडेंटेट लिगेंड या फिर चिलेटिंग लिगेंड। अब ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बनाते हैं, लाइक मेरे पास कॉपर है Cu NH2 NH2, 2 डोनर एटम्स जो हैं ये एक ही लिगेंड है EN2, 2 डोनर एटम जो हैं एक ही मेटल के साथ अटैच हो जाएं। इसी तरीके से इधर से भी NH2 NH2 CH2 CH2। अब ये देखो, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये मेटल के साथ जो है 2 साइड से अटैच हो गया और एक रिंग बन गई 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई है, तो इसे लिगेंड को हम बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड और इस प्रोसेस को बोलेंगे चिलेशन। ऐसे ही इधर से 1 2 3 4 5 बाइडेंटेट लिगेंड है और एक जो है 5 मेंबर रिंग फॉर्म कर दी इसने, तो इसको हम बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहते हैं चिलेशन। क्लियर। सिमिलर वे में एक और लिगेंड है इथाइलिन डाइअमीन, जैसे कोबाल्ट के साथ ये अटैच हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा 5 and 6, यही सेम लिगेंड NH2 NH2 CH2 CH2 1 2 3 4 5 मेंबर लिगेंड यहाँ पे बन गई, ऐसे नीचे से NH2 NH2 CH2 CH2। सिमिलर वे में यहाँ पे NH2 CH2 CH2 एंड NH2। ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन यहाँ पे चिलेट किसके साथ बना रहे हैं, कोबाल्ट आयन के साथ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा इस तरीके से। ऐसे हमारे पास बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं चिलेटिंग लिगेंड, लाइक ऑक्सलेट आयन है, EDTA है, DMG है, उन सब के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको स्ट्रक्चर जो है पता होने चाहिए। लाइक ऑक्सलेट आयन किस तरीके से होता है, ऑक्सैलिक एसिड जो होता है उसमें से H जो है आयनाइजेबल प्रोटॉन जो है उसको हम रिमूव कर देंगे, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये हो जाएगा ऑक्सलेट आयन। ऐसे ही इसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं OX2 नेगेटिव। ऐसे DMG की फुल फॉर्म होती है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, CH3C डबल बॉन्ड NOH, सेम नीचे CH3C डबल बॉन्ड NOH, ये है DMG, और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है Ni2 पॉजिटिव निकल 2 पॉजिटिव के साथ, उसको हम बोलते हैं निकल DMG2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही हमारे पास एक और होता है 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन, यहाँ पे OH, इसका नेम है 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन,
और इसको ना कहीं पर बुक्स में शॉर्ट फॉर्म में ऑक्साइन भी लिखा होता है। ये मैग्नीशियम के साथ जो है चिलेट फॉर्म करते हैं। 8 हाइड्रोक्सी क्यों है, नाइट्रोजन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो 8 हाइड्रोक्सी, और इसका नाम होता है, अगर OH ना लगा हो उसको क्यूनोलिन बोलते हैं। तो ये हो गया 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन। ये भी Mg2 पॉजिटिव के साथ चिलेट फॉर्म करेगा। किस तरीके से बनाएगा चिलेट, ये देखो जरा, सेंटर में मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन जो है ऐसे यहाँ से अटैच होगा, ऐसे इस साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, ये बन जाएगा चिलेट। अब जो मेरे पास ये चिलेट है, इस केस में क्या होता है, अगर मेरे पास जो है कंपाउंड में चिलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट है तो वो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू मोनोडेंटेट लिगेंड्स। कि चिलेटिंग लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं दे आर मोर स्टेबल देन मोनोडेंटेट लिगेंड। उसके जो फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कि जो चिलेट की स्टेबिलिटी होती है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट क्या है कि जो मेरे पास ये चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं दे फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन दैट फॉर्म बाय मोनोडेंटेट लिगेंड्स। और ये जो एनहांस स्टेबिलिटी हो रही है कॉम्प्लेक्स की चिलेटिंग लिगेंड की वजह से, दे इज इन कोल्ड एज चिलेट इफेक्ट। क्या कहेंगे, द एनहेंस्ड स्टेबिलिटी of complexes containing chelating ligands is called चिलेट इफेक्ट। कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है मेटल कॉम्प्लेक्स की, दिस इज नोन एज चिलेटिंग इफेक्ट, चिलेट इफेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है Ni2 पॉजिटिव प्लस 6NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड, इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है NiNH3 6 2 पॉजिटिव। सिमिलर वे में Ni2 पॉजिटिव है प्लस साथ में इथाइलिन डायमीन बायोडेंटेट लिगेंड है, तो इस केस में बनता है NiEN3 2 पॉजिटिव। इस केस में जो लॉग बीटा वैल्यू होती है वो होती है 8.61 एंड इस केस में जो लॉग बीटा वैल्यू है इट इज़ 18.28। लॉग बीटा यहाँ पे क्या है, लॉग बीटा हमारे पास होता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। लॉग बीटा को हम बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मींस कि जितना ज़्यादा मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है वो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा उतनी ही लॉग बीटा वैल्यू क्या है उसकी हाई होगी। ओके, अब देखो फर्स्ट वाले केस में क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, इस केस में लॉग बीटा वैल्यू आ रही है 8.61। सेकेंड वाले केस में बायोडेंटेट लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड है, इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है इसकी इंक्रीज होगी 8 से जो है 18 होगी। जितनी ज़्यादा लॉग बीटा वैल्यू हाई होगी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। और मैंने यही कहा है कि एनहांस स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग चिलेटिंग लिगेंड्स, मेटल आयन दोनों में सेम है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, बट यहाँ पे जो लिगेंड है वो है मोनोडेंटेट लिगेंड, यहाँ पे जो लिगेंड है वो है चिलेटिंग लिगेंड। तो चिलेटिंग लिगेंड की वजह से जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स को मिल रही है इसको हम बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है इसका रीज़न भी बेसिकली हमारे पास क्या है, एंट्रोपी चेंज की। जो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज हो रहा है वो एंट्रोपी चेंज क्या है, फेवरेबल है इस कॉम्प्लेक्स के लिए। किस तरीके से, अब देखो एंट्रोपी की हम बात यहाँ पे कैसे कर सकते हैं कि जो मेरे पास स्टार्टिंग में Ni2 पॉजिटिव है ये एक्वस फॉर्म में होंगे, टोटल इसके सराउंडिंग में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, मोनोडेंटेट लिगेंड जब है Ni2 पॉजिटिव जो है ये किस तरीके से है, NiH2O6 2 पॉजिटिव हाइड्रेटेड फॉर्म में है,
यहाँ पे क्या है, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन होगी। ये जो 6 NH3 मॉलिक्यूल्स है ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है डिस्प्लेस कर देंगे और खुद इनकी पोजीशन पे आ जाएंगे, तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा NiNH3 2 पॉजिटिव। मोनोडेंटेट के केस में क्या हो रहा है, 6 अमोनिया लिगेंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को ही रिप्लेस कर रहे हैं। मीन्स कि मेरे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो तो सेम है ना, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स पहले 6 थे, अब 6 अटैच हुए तो 6 ही वापस बाहर जो है इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, एंट्रोपी जो है सेम रहेगी, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर कि जो 6 NH3 मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्प्लेस कर रहे हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को, और उससे क्या हो रहा है कि इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। बट अगर मैं चिलेटिंग लिगेंड की बात करूँ, यहाँ पे क्या है, 3 मेरे पास EN लिगेंड्स हैं एंड 3 लिगेंड्स डिस्प्लेस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स है उसमें चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, एंट्रोपी चेंज होगी। टोटल मेरे पास जो है 3 EN लिगेंड्स डिस्प्लेस कर देंगे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एंट्रोपी भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। और एंट्रोपी जो है यहाँ पे फेवरेबल एंट्रोपी चेंज है कि इंक्रीज इन एंट्रोपी जो है वो फेवर करेगी चिलेट इफेक्ट को। ओके, सेकेंड हम बात करते हैं अब नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था अभी कि वो जो रिंग बन रही थी चिलेटिंग लिगेंड की वजह से, अब उनका नंबर हम काउंट करेंगे। जैसे ये है रिंग 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर की रिंग बन रही है मेरे पास, ऐसे इधर बन रही है कि कितनी नंबर ऑफ रिंग्स बनेंगी। इस वाले केस में 2 रिंग्स है, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, अगर 3 होती हैं तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रिंग्स होंगी उतनी ही कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। लार्जर द नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स, larger the number of chelate rings in a complex, greater is the stability of complex. Greater is the stability of a complex. Like for example, अगर मेरे पास ये है CuEN2 2 पॉजिटिव, इस केस में टोटल 2 चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, चिलेट रिंग्स हैं सॉरी, तो इसकी जो स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो है 1 × 10⁻20। बट अगर मेरे पास Cu ट्राई इन 2 पॉजिटिव, इस केस में चिलेटिंग रिंग्स जो हैं वो 3 है और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो होगी 3.16 × 10⁻20। ये जो ट्राईहन है ये होता है ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन। ट्राई इथाइलिन मतलब कि टोटल 3 तो इथाइलिन लगे होंगे और टेट्रामीन NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, इस तरीके से 1 2 3 4 टोटल 4 अमोनिया ग्रुप है, 1 2 एक इथाइलिन एक इथाइलिन ये एक इथाइलिन है, तो इसे बोलते हैं ट्राई इथाइल टेट्रामीन। इस केस में मेरे पास जो चिलेट रिंग्स हो गया वो 3 है, पहले वाले केस में 2 चिलेट रिंग्स बन रही थी। तो जितनी ज़्यादा नंबर होगा चिलेट रिंग का, लार्जर द नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके, अब आगे बात करते हैं। अभी तो हमने बात की नंबर की कि कितनी नंबर ऑफ रिंग्स हैं। अब थर्ड वन इज साइज ऑफ चिलेट रिंग। 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। 5 मेंबर जो चिलेट रिंग होती है दे आर मोर स्टेबल। 5 मेंबर चिलेट रिंग आर मोर स्टेबल देन 6 मेंबर चिलेट रिंग। 5 मेंबर वाली जो चिलेट रिंग होगी दे आर मोर स्टेबल देन 6 मेंबर चिलेट रिंग। और ये भी स्पेशली किस केस में होगा कि जहाँ पे जो है मेरे पास जो रिंग्स हैं, एटम्स है रिंग्स के अंदर, वो जॉइन है सिंगल बॉन्ड से। व्हेन एटम्स इन रिंग आर जॉइंड ओनली बाय सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से अगर एटम्स ज्वाइन होंगे तो उस केस में क्या है, जो 5 मेंबर वाली रिंग होगी दे आर मोर स्टेबल देन 6 मेंबर। और इसकी अगर मैं अपोजिट बात करूँ, अगर वहाँ पे जो है डबल बॉन्ड या फिर अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड और अनसैचुरेशन 6 मेंबर जो रिंग होगी दे आर मोर स्टेबल, 6 मेंबर रिंग आर
more stable than 5 member. इसका भी रीज़न है ड्यू टू रेजोनेंस या फिर कॉन्जुगेशन कहूँ मैं, ड्यू टू कॉन्जुगेशन। देखो कैसे, जैसे मेरे पास ये है CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई भी मेटल अटैच है M, CH डबल बॉन्ड CO CH3, ये लगा हुआ इस तरीके से। अब देखो रिंग के अंदर ये जो रिंग है 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, ये मोर स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू 5 मेंबर इन केस ऑफ डबल बॉन्ड और अनसेचुरेशन। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है किस लिए कि ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से क्या होगा, 6 मेंबर रिंग जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू 5 मेंबर। बट अगर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, सारी की सारी बॉन्ड जो है सिंगल है, उस केस में क्या होगा, जो 5 मेंबर रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू 6 मेंबर चिलेट रिंग। ओके, बाकी मैं अगर अदर साइजेस की बात करूँ, ग्रेटर देन 6 की बात करूँ या फिर 3 4 की बात करूँ, वो जो है अनस्टेबल होती है, बिकॉज वहाँ पे जो है चिलेट इफेक्ट भी कम होता है और वहाँ पे जो है स्टेरिक स्टेन बढ़ जाता है रिंग के अंदर। इसलिए जो है हम यहाँ पे मेनली 2 ही रिंग्स डिस्कस करेंगे, 5 मेंबर एंड 6 मेंबर। 5 मेंबर कब स्टेबल होगी, जब सारी की सारी जो बॉन्ड्स होंगी वो सिंगल बॉन्ड्स होंगी, और 6 मेंबर कब स्टेबल होगी, जब जो मेरे पास वहाँ पे जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी, उसमें क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगी, जिसकी वजह से 6 मेंबर रिंग जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू 5 मेंबर। ओके, it is all about chilate effect, chilate rings and the factors that affect the stability of complexes. ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।